अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, वरना क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो आप फिर भी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अगर मैं बात करूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन क्या होती है, तो यहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। अच्छा, आप लोगों ने स्कूलों में पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल की आइडेंटिफिकेशन के जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता हो, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी है, अभी मैं आपको बताता हूँ फ़र्क क्या है। यहाँ मैंने लिखी है डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन लिखी है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन यहाँ लिखी है, इट टॉक्स अबाउट, ये बात करता है रिपीटेड एक्शन की, फीलिंग्स की, थाउट की, स्टेट की, इंपेरेटिव की और परमानेंट सिचुएशन की। यानी प्रेजेंट सिंपल भी 6 चीज़ों की बात करता है। प्रेजेंट सिंपल के अंदर भी ये 6 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती हैं? रिपीटेड एक्शन, फीलिंग्स, थाउट, स्टेट, इंपेरेटिव और परमानेंट सिचुएशन। अब क्या चीज़ क्या होती है, ऐसा ऐसा करके सारी चीज़ों को देखते हैं। लेकिन प्रेजेंट सिंपल की हल्की सी डेफिनेशन नहीं है कि जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता हो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। पहली बात तो वो पहचान है, और वो जो पहचान है वो रिपीटेड एक्शन की है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट टॉक्स अबाउट रिपीटेड एक्शन, फीलिंग्स, थाउट, स्टेट, इंपेरेटिव और परमानेंट सिचुएशन। यानी ये बात करता है रिपीटेड एक्शन की, फीलिंग्स की, थाउट की, स्टेट की, इंपेरेटिव की और परमानेंट सिचुएशन की। कॉपी पेन आप रख ले अपने पास, और नोट्स जो जो मैं चीज़ें बताते जाता हूँ वो आप लिखते रहें, ताकि आपको याद भी रहे वो सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिपीटेड एक्शन क्या होता है। रिपीटेड एक्शन की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है कि एन एक्शन विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, यानी ऐसा काम जो बार बार होता हो। अब ये क्या चीज़ है? यानी ये वही चीज़ है जो कि आप पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है। जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता हो वो क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि वो कहलाता है रिपीटेड एक्शन, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पार्ट है। जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है वगैरह आता हो वो रिपीटेड एक्शन कहलाता है, मतलब वो पहचान है उसकी। और अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो एन एक्शन विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, यानी ऐसा काम जो बार बार होता हो, यानी ऐसा काम जो हम अपने डेली रूटीन में कर रहे होते हैं। ठीक है, या ऐसा काम जो हम साल में एक दफ़ा, 2 दफ़ा, या हम जिसको दोहरा रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें रिपीटेड एक्शन में आती हैं। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, एक्स वाई जी, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है वगैरह आता हो, वो सारे क्या कहलाते हैं? रिपीटेड एक्शन कहलाते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन है एन एक्शन विच हैपन्स अगेन एंड अगेन, ऐसा काम जो बार बार होता हो वो रिपीटेड एक्शन कहलाता है। यानी जिस तरह हमारी डेली रूटीन या कोई भी काम जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे होते हैं। और अगर उर्दू की पहचान की बात करूँ तो जिस जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता हो वो रिपीटेड एक्शन कहलाता है। अब हर जुमले को बनाने के लिए पांच तरीके के जुमले हम बनाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, दो और होते हैं, इंटेरो नेगेटिव और डब्ल्यू एच, वो बाद में देखेंगे। शुरुआत हम कर रहे हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव से। तो अफर्मेटिव को बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ये मैंने पिछली क्लासों में बताया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो देख लें। तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद एस या यस। अब एस और यस किसके साथ लगेगा, कहाँ लगेगा, वो मैं अभी बताऊंगा आगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरह नेगेटिव बनेगा तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, डू या डस जो भी लगाना हो, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब इंटरोगेटिव बनेगा फिर डू या डस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सही है। अब डू और डस कहाँ लगेगा ये हम आगे चल के देखते हैं। तो एस और यस कहाँ लगाते हैं? एस और यस वहाँ लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। अब सब्जेक्ट क्या होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, ये मैंने अपनी पिछली क्लासों में बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है और थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, शी, इट या कोई एक नाम, अगर हमारा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट या कोई एक नाम हो, तो हम अपने पहले वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। अब पहले वर्ब से क्या मुराद है? पहले वर्ब से मुराद ये है कि जो हमारे सेंटेंस के अंदर पहला वर्ब आ रहा हो। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे सेंटेंस के अंदर 2 या 3 वर्ब भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम एस और एस का इजाफा सिर्फ और सिर्फ अपने पहले वर्ब के साथ करते हैं, और वो भी सिर्फ अफर्मेटिव में, यानी पहले वाले सादे जुमले में। उसके अलावा नेगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं करते हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसमें एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा, ये भी हम देखते हैं। अब एस और ई एस कहाँ पर लगता है ये मैं
ये आपको बताता हूँ यहाँ पर सिंपल कि हम एस और यस कहाँ पर लगाते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ड्स एंडिंग इन एस, जेड, एस एच, सी एच, एक्स और ओ, यानी कोई भी ऐसा वर्ब हो जो इन पे एंड हो रहा हो, चाहे वो वर्ब हो इन पे एंड हो रहा हो, तो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं। जैसे पास डबल एस पे एंड हो रहा है तो ई एस लगाएंगे। इसी तरह जो जेड पे एंड हो रहा है उसके साथ भी एस एच पे भी, सी एच पे भी, एक्स पे भी, ओ पे भी। ये सारी याद करने वाली चीज़ें हैं, आप याद कर लीजिएगा कि ऐसे वर्ब जो इन लेटर्स पे एंड हो रहे हो उन पे ई एस का इजाफा होता है। इसी तरह अगर कोई लेटर कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे एंड हो रहा है, यानी कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट क्या होता है मैंने अपनी पहली क्लास में बताया था। कॉन्सोनेंट प्लस वाई पे अगर कोई एंड हो रहा हो तो उसके साथ हम ई एस लगाते हैं। इसी तरह कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ जाए, जैसे कि कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है, वॉवल्स और सेमी वॉवल्स को हटाकर कोई भी ऐसा लेटर्स आ जाए जो कि वॉवल या सेमी वॉवल्स नहीं है, अगर वो आ जाए तो उसके बाद अगर वाई आए, जैसे डी जो है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या होता है मैंने डिटेल में बताया था प्रीवियस क्लास में, सबसे पहली क्लास में, आप देख लें अगर आपको समझना है ठीक से तो। ठीक है, तो अगर कॉन्सोनेंट प्लस वाई आ जाए यानी डी वाई आ रहा है तो वाई को हटाकर हम आई ई एस लगा देते हैं। क्लियर हो गई बात। अब लेकिन अगर कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लेटर लिखा हो, सॉरी एक वर्ड लिखा टॉय, ठीक है, वाई आ रहा है लेकिन वाई से पहले एक वॉवल आ रहा है तो हम वाई को नहीं हटाएंगे बल्कि इसके एंड में एस लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे आर हो जाए, ट्राई हो जाए, तो वाई को हटाकर आई एस यानी ट्राइस लगा देंगे। क्लियर हो गई बात। और उसके अलावा जो भी होगा उसके साथ हम एस लगाते हैं, सिंपल। तो ये याद करने वाली चीज़ है, ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं अब। इसी तरह अगर मैं बात करूँ डू और डज कहाँ पर लगता है, जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया, तो जब हमारे पास हमारा सब्जेक्ट यानी व्हेन अवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी वही बात ही शी इट या कोई एक भी नाम होगा, तब हम डज लगाते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब यानी नेगेटिव इंटेरोगेटिव में। और उसके अलावा अगर कुछ और हो सब्जेक्ट तो हम डू लगाते हैं। क्लियर हो गई बात। यानी अगर हमारा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, यानी ही शी इट या कोई एक नाम होगा, तब हम हेल्पिंग वर्ब में डू या डज की जगह डज लगाते हैं, यानी डज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में, डज नॉट, और फिर डज पहले आ जाता है इंटरोगेटिव में। और अगर इसके अलावा कुछ होगा तो हम डू लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर, जिस तरह मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बताई, कहाँ पर ऐसी यस लगेगा, कहाँ डू डज लगेगा, सब्जेक्ट कैसे आता है, वर्ब कैसे आता है और ऑब्जेक्ट कैसे आता है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। अब हम सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहाँ पर है हमारे पास, सब्जेक्ट क्या है इस जुमले में। अब सब्जेक्ट कैसे पता चलेगा हमें, जो काम करने वाला है। काम, सबसे पहले काम ढूंढ लेते हैं। काम क्या है, जाना। जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। जाने का काम कौन कर रहा है, शाहिद कर रहा है, तो शाहिद क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब शाहिद क्या काम कर रहा है, बाजार जा रहा है, तो बाजार क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, शाहिद, तो हमने लिख दिया शाहिद। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, जाना। जाना हो गया गो, गो लिख दिया। अब गो के साथ ई एस लगेगा, ओ के साथ ई एस लगता है। अब एस ई एस क्यों लगाना है, क्योंकि जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ यानी पहले वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं, एस या ई एस का। ठीक है, अब ओ के साथ ई एस लगता है तो हमने यहाँ पर गोज लगा दिया। उसके बाद गोज टू मार्केट, यानी शाहिद गोज टू मार्केट, क्योंकि शाहिद थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। उसके बाद टू मार्केट यानी मार्केट जाता है। जब नेगेटिव बना रहे हैं तो सबसे पहले शाहिद, उसके बाद डू या डज की जगह डज आएगा। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद जो हमने ई एस पहले वर्ब में लगाया था गो वाले में, वो हट जाएगा क्योंकि सिर्फ अफर्मेटिव में लगता है ई एस या एस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं लगता, यानी शाहिद डज नॉट गो टू मार्केट। इसी तरह सबसे पहले डज, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट टू मार्केट, यानी डज शाहिद गो टू मार्केट। क्लियर हो गई बात। इसी तरह यहाँ पर मैंने मजीद एग्जाम्पल लिखी है, असलम और इब्राहिम नाश्ता करते हैं। अब हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, दो सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले काम क्या है, करना यानी नाश्ता करना, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। नाश्ता करना वर्ब हो गया, नाश्ता करने को बोलते हैं टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है, अच्छा असलम और इब्राहिम दो सब्जेक्ट हैं, तो दो, सबसे पहले असलम एंड इब्राहिम कर लें या इब्राहिम एंड असलम कर लें, आपकी मर्जी है। तो असलम एंड इब्राहिम, अब नाश्ता करने को टेक ब्रेकफास्ट कहते हैं, तो असलम एंड इब्राहिम टेक ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पर मैंने एस क्यों नहीं लगाया टेक के साथ, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पर्सन तो है लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, एक से ज़्यादा हो गया तो ये प्लूरल हो गया, तो इसके साथ नहीं लगेगा। लेकिन अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो असलम एंड इब्राहिम डू नॉट टेक ब्रेकफास्ट हो जाएगा, और अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो डू असलम एंड इब्राहिम टेक ब्रेकफास्ट। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहता हूँ तुम खाना बनाते हो या आप खाना पकाते हैं, दोनों उर्दू हो सकती है। तो सबसे पहले बनाने को हम बोलते हैं कुक। ठीक है, अब वर्ब के सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम यानी यू, यू कुक। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो खाना है यानी फूड, यू कुक फूड। नेगेटिव, यू डू नॉट कुक फूड, और इंटरोगेटिव, डू यू कुक फूड। क्लियर हो गई बात।
उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं, आगे कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा वो अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है दो वर्ब, कोशिश करना भी वर्ब है, बोलना भी वर्ब है। ये वर्ब नंबर, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो अब इंग्लिश में हम पहले कौन सा वर्ब लगाएंगे? इंग्लिश में पहले वो वाला वर्ब आएगा जो आपके उर्दू के सेंटेंस में सबसे लास्ट में आ रहा होगा। यानी ये कोशिश करना लास्ट में आ रहा है तो ये पहले वर्ब यूज़ होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे यानी ही, वो, उसके बाद ट्राई। अब ट्राई का मतलब कोशिश करना, कोशिश करना लास्ट में आ रहा है उर्दू में तो इंग्लिश में पहले आ जाएगा ही ट्राई। अब मैंने बताया था ट्राई में वाई आ रहा है तो इसके साथ एस और यस लगेगा। क्यों लगेगा? क्यों? क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यानी ही ट्राई, वाई को उठाकर आई एस कर देंगे, ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। अब दो वर्ब के दरमियान हम टू लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि दो वर्ब को जोड़ने के लिए हमें टू का इस्तेमाल करना पड़ता है। ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, दो वर्ब के दरमियान हमेशा टू आएगा। क्लियर होगी बात? ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश, उसको हम ही ट्राइज स्पीक इंग्लिश भी कर सकते हैं लेकिन टू लगाना ज़्यादा बेहतर है। ही ट्राइज टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन जब नेगेटिव बनेगा तो क्या बन जाएगा? ही डज नॉट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, और उसके बाद इंटरोगेटिव डज ही ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही हैं। अगर कुछ नहीं आ रहा तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद है क्या हम गाना गाते हैं? अब ये इंटरोगेटिव डायरेक्ट मैंने लिखा है, ठीक है। अब अगर आपको डायरेक्ट इंटरोगेटिव नहीं बनाना आ रहा तो आप सबसे पहले इसको अफर्मेटिव बनाएं, यानी हम गाना गाते हैं, वी, गाना गाने को बोलते हैं सिंग अ सॉन्ग, वी सिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव जब बनाएंगे वी के बाद डू या डस, वी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो वी के साथ डू लगेगा, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। और इंटरोगेटिव डू वी सिंग अ सॉन्ग। क्लियर हो गई बात? अच्छा आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको ये रिपीटेड एक्शन वाली सारी चीज़ें समझ में आया होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप एक दफ़ा रिवाइंड करके देखें, मैंने बिल्कुल सिंपल डिटेल में समझाया, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ हमारे पास प्रेजेंट सिंपल की है फीलिंग्स। अब फीलिंग्स क्या होती है? यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी, व्हेन वी टॉक अबाउट विशेस और डिज़ायर। जब हम बात करते हैं ख्वाहिशों की या चाहत की तब हम यूज़ करते हैं फीलिंग्स, यानी प्रेजेंट सिंपल की फीलिंग, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की फीलिंग वाली जो फॉर्मूला होता है वो। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वांट। अब वांट के साथ मैंने यहाँ एस लिखा है। क्यों लिखा है आपको अब तक समझ में आया गया होगा कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम वांट्स टू लगाएंगे, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा कुछ और होगा तो हम यहाँ पर वांट टू लगाएंगे। क्लियर? एस लगेगा तब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा सब्जेक्ट, सिर्फ वांट के साथ लगेगा। अब यहाँ वर्ब के साथ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया था, पहला वर्ब जो होगा उसके साथ सिर्फ लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। तो यहाँ पहला वर्ब वांट आ रहा है, वांट का मतलब चाहना होता है, तो हम सिर्फ इसके साथ लगाएंगे, उसके बाद नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। नेगेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डू डज जिस तरह उसमें आ रहा था उसी तरह आ जाएगा। नॉट वांट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, शाहिद बाजार जाना चाहता है। अब सबसे पहले चाहना और जाना दो वर्ब आ गए। शाहिद क्या है? सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले शाहिद, उसके बाद वांट टू, शाहिद वांट टू। अब शाहिद जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वांट के साथ एस लग जाएगा, यानी शाहिद वांट्स टू। उसके बाद गो टू मार्केट। इस तरह जब नेगेटिव बना रहे तो शाहिद डज नॉट वांट टू गो टू मार्केट, और उसके बाद इंटरोगेटिव जब बना रहे तो जस्ट शाहिद वांट टू गो टू मार्केट। ये सारा जो है वो फॉर्मूले पे बेस कर रहा है। आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है, कहाँ एस और यस लगेगा ये याद करने की ज़रूरत है, कहाँ डू डज लगेगा ये याद करने की ज़रूरत है। और पिछली क्लासेस इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके रिलेट करती हैं सारी आगे की चीज़ें। पार्ट ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर हमें पार्ट ऑफ स्पीच ही नहीं पता होगा तो हम नहीं लगा सकते कोई भी चीज़। जब हमें पता ही नहीं होगा सब्जेक्ट क्या होता है तो हम नहीं लगा सकते। हम क्या पता कि भाई सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है। इसलिए मैंने पिछली क्लासेस में सारी चीज़ें बताई हैं। आप पिछली क्लासेस देखेंगे तो आपको मज़ीद आगे समझ में आएगा, वरना नहीं आने वाला। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। आगे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मैं एक आईफोन ख़रीदना चाहता हूँ। ये भी, इसमें भी चाहने वाली बात आ रही है, ये भी फीलिंग्स का जुमला है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सब्जेक्ट प्लस वांट टू, आई, यानी मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो आई वांट टू बाय एन आईफोन। क्लियर? इसी तरह वो क्या, वो नाश्ता करना चाहती है। अब ये इंटरोगेटिव डायरेक्ट लिखा है तो पहले आप इसका बना ले, वो नाश्ता करना चाहती है। शी, वो का लड़की है तो शी वांट टू, अब वांट के साथ एस लग जाएगा, यानी शी वांट्स टू नाश्ता करना। शी वांट्स टू टेक ब्रेकफास्ट। नेगेटिव जब बनेगा तो शी डज नॉट वांट टू टेक ब्रेकफास्ट, वांट से एस लगाया था वो हट जाएगा। और इंटरोगेटिव डज शी वांट टू टेक ब्रेकफास्ट। इस तरह आप अंग्रेज़ी नहीं बोलना चाहते हैं या आप अंग्रेज़ी नहीं बोलना चाहते तो यू डू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो उसके साथ डज नहीं लगेगा बल्कि डू लगेगा। यू डू नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, आप सिंपल बना सकते हैं, आप प्रैक्टिस भी करें। कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछें। अच्छा आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है थाउट का। अब थाउट क्या चीज़ होती है?
थाउट जो है, अगर मैं कहता हूँ कि थाउट का मतलब वैसे आपसे पूछता हूँ तो उसका मतलब क्या होगा, यानी ख्याल, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन मैंने लिखी है, व्हाट वी थिंक इज कॉल्ड थाउट, यानी जो हम सोचते हैं वो क्या कहलाता है, थाउट कहलाता है। यानी जो भी हम सोचेंगे वो हमारा थाउट कहलाता है। अब सिंपल यहाँ पर मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, सब्जेक्ट प्लस थिंक के साथ एस प्लस सेंटेंस। अब देखें इसको गौर से समझिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस थिंक के साथ एस। अब इसका मतलब यही है कि ही शी इट एनी नेम होगा सब्जेक्ट, तो थिंक के साथ एस लग जाएगा, वरना नहीं लगेगा। आगे मैंने सेंटेंस क्यों लिखा, आगे सेंटेंस इसलिए लिखा है क्योंकि ही थिंक्स या आई थिंक या कुछ भी हो सब्जेक्ट, उसके बाद थिंक या थिंक्स के बाद कोई एक पूरा सेंटेंस आएगा। अब वो सेंटेंस रिपीटेड एक्शन का अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटरोगेटिव भी हो सकता है, या वो फीलिंग्स का भी हो सकता है, या हम जो भी पढ़ेंगे उससे रिलेट कोई भी सेंटेंस आ सकता है, यानी कोई भी टेंस यहाँ पर ऐड हो सकता है। क्लियर हो गई बात, सब्जेक्ट प्लस थिंग, उसके बाद कोई भी सेंटेंस, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, चाहे वो रिपीटेड एक्शन का हो या फीलिंग्स का हो, कुछ भी ऐड हो सकता है। सही है, अब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। आगे चलते हैं, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डस नॉट थिंक, फिर सेंटेंस जो होगा वो, और इंटरोगेटिव में डू या डस जो भी आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस थिंक प्लस जो भी सेंटेंस होगा वो। अच्छा, इसमें एक नोट है, नोट ये है कि वी डू नॉट मेक इंटरोगेटिव ऑफ थाउट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है वेन अवर सब्जेक्ट इज फर्स्ट पर्सन, यानी जब हमारा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला फर्स्ट पर्सन होगा। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी होता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, कौन सा काम करने वाला, थाउट वाले फॉर्मूले में, सही है। यानी जो मैंने सब्जेक्ट प्लस थिंक लिखा है ना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, सही है। अगला सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, उससे कोई रिलेट नहीं करना, सही, उससे कोई हमें मैटर नहीं करता। लेकिन जो हमारा थिंक वाला जुमला है, यानी थिंक के साथ जो सब्जेक्ट आ रहा है, थिंक के साथ जो सब्जेक्ट आ रहा है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है, तब हम इसका यानी ये थिंक वाले का इंटरोगेटिव नहीं बनाएंगे। यानी आई और वी होगा तो हम उसका इंटरोगेटिव नहीं बनाएंगे। कब, जब हमारे थिंक के साथ वाला सब्जेक्ट, याद रखिएगा थिंक के साथ वाला, अगर अगले सेंटेंस में आई और वी आ रहा है तब तो बन जाएगा। यानी यहाँ पर ही और शी है, इस वाले सब्जेक्ट में ही शी है, अगले वाले में आई और वी है, तब तो बन जाएगा। लेकिन ये वाला सब्जेक्ट जो थिंक के साथ यूज हो रहा है, अगर इसमें आई या वी आ रहा है यानी फर्स्ट पर्सन आ रहा है, तब हम इसका यानी इस वाले का नेगेटिव तो बना लेंगे लेकिन इंटरोगेटिव नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि हम अपनी ही सोच से सवाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो जब हमारा थिंक वाला सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा, ये याद कर लीजिएगा कि जब हमारा थिंक वाला सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो हम इस थिंक वाले जुमले का नेगेटिव तो बनाएंगे लेकिन इंटरोगेटिव नहीं बनाएंगे। आई और वी होगा तो हम इसका इंटरोगेटिव नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, सिंपल एग्जाम्पल क्या है, मुझे लगता है कि वो वो आपको एक कहानी सुनाना चाहती है, या आप ये कर लें कि मेरे ख्याल से वो आपको एक कहानी सुनाना चाहती है। ठीक है, ये भी हो सकता है क्या, मुझे लगता है, या ये भी हो सकता है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यानी मेरे ख्याल से या मुझे लगता है, तो ये मुझे या मैं फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है, तो आई हो गया। लगने को थिंक लगा ले या ख्याल को थिंक लगा ले, यानी आई थिंक। अब अगला जुमला जो है वो आपको एक कहानी सुनाना चाहती है, ये फीलिंग्स का जुमला है जो अभी हम पिछले में पीछे पढ़ कर आ रहे हैं। तो सिंपल हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो यानी शी, और चाहना वॉन्ट्स, शी के बाद वॉन्ट और वॉन्ट के साथ एस लग जाएगा, यानी शी वॉन्ट्स टू। सुनाने सुनाने के लिए यहाँ पर आएगा टेल। ठीक है, शी वॉन्ट्स टू टेल एक कहानी। अच्छा, सुनाना किसको सुनाना, आपको यानी तुम्हें, तो यू, शी वॉन्ट्स टू टेल यू एक कहानी यानी आ स्टोरी। ठीक है, गौर से समझिएगा। मुझे लगता है यानी मेरे ख्याल से आई थिंक। बाकी जो जुमला है वो फीलिंग्स का है, जो हम फीलिंग्स पढ़कर आ रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले, कि आपको एक कहानी सुनाना चाहती है, वो आपको एक कहानी सुनाना चाहती है। अब इसमें आपको सबसे पहले ढूंढनी है चीज़ें। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सबसे पहले चाहना यानी ये वर्ब हो गया, सुनाना ये भी वर्ब हो गया। अब कौन काम कर रहा है, वो कर रही है, यानी शी क्या हो गई, सब्जेक्ट हो गई, यानी शी वांट टू। अब वांट के साथ एस लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक है, हम ये वाला जुमला बना रहे हैं, वो आपको एक कहानी सुनाना चाहती है, मुझे लगता है या मेरे ख्याल से हमने पहले आई थिंक करके बना लिया। अब ये दूसरा सब्जेक्ट है तो इस दूसरे सब्जेक्ट के साथ ये वांट्स लगेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो शी वांट्स टू टेल यू अ स्टोरी, यानी वो आपको एक कहानी सुनाना चाहती है। और जब नेगेटिव बना रहे तो आई डू नॉट थिंक शी वांट्स टू टेल यू स्टोरी, मैंने ऐसे लिख दिया, यानी मेरा नहीं ख्याल कि वो तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती है, या मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती है। इंटरोगेटिव नहीं बनेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई है। अभी मैंने बताया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अगर हमारा थिंक वाले जुमले के साथ जो सब्जेक्ट आ रहा है वो फर्स्ट पर्सन है तो उसका इंटरोगेटिव नहीं बनता। तो उम्मीद है ये सिंपल। इसी तरह यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा है कि ही थिंक्स वे प्ले क्रिकेट, यानी वो सोचता है
हम क्रिकेट खेलते हैं, यानी ही थिंक्स, वो सोचता है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। ये तो रिपीट डायरेक्शन का जुमला हो गया, हम क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट। लेकिन अब वो सब्जेक्ट के साथ थिंक आ रहा है, ही थिंक। अब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो थिंक के साथ एस लगा दिया, ही थिंक्स। उसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट थिंक वी प्ले क्रिकेट, डज ही थिंक वी प्ले क्रिकेट। इस तरह यू थिंक तुम सोचते हो अरमान स्कूल नहीं जाता, अरमान डजन गो टू स्कूल, ये अलग है, ये अलग है। इसके सब्जेक्ट का इससे ताल्लुक है, इसके सब्जेक्ट का इससे ताल्लुक है। क्लियर हो गई बात? तो उस तरह जिस तरह हम रिपीट डायरेक्शन पिछले पीछे बना कर आए वैसे बना देंगे। इसी तरह डज ही थिंक आई रीच एट होम एट 5 PM, क्या वो सोचती है कि मैं 5 बजे घर पहुंचता हूँ? ठीक है, यानी डज शी थिंक इसका ताल्लुक इससे है, और आई रीच एट होम एट 5 PM ये रिपीट डायरेक्शन का जुमला है, इसका ताल्लुक रिपीट डायरेक्शन से। बस मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस थिंक, उसके बाद कोई भी सेंटेंस आ रहा है वो हम ऐड कर देते हैं, सिंपल। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।